किया है, इसलिए यहाँ पर इस चीज को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाता है। परंतु हम केशवदास की मौलिकता देखेंगे, साथ ही साथ हम इनका आचार्यत्व देखेंगे। एक तो ओवरऑल आचार्यत्व हमने देखा, जिसमें थर्ड कैटेगरी के सभी आचार्य, रीतिकाल के आचार्य थर्ड कैटेगरी के आचार्य के रूप में माने जाते हैं। परंतु यदि हम केशवदास के आचार्यत्व की बात करें, हो सकता है टिप्पणी कहीं पर पूछ ले, साथ ही साथ इनकी कुछ रचनाओं को हम यहाँ पर देखेंगे कि किन रचनाओं के आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य में इतनी पकड़ मजबूत करी, और साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि इन्होंने कौन सी रचनाएं इनको इतना ज्यादा फेमस कर गई। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केशवदास की मौलिकता, यानी केशवदास ने कहां पर मौलिकता दिखाई अपनी रचनाओं में। ठीक है, लिखें इसमें केशवदास की मौलिकता में लिखें कि रीतिकाल में अधिकांश कवि परंपरावादी, रीतिकाल में अधिकांश कवि परंपरावादी। अब परंपरा का मतलब हुआ कि जो एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। परंपरावादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, परंपरावादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। रीतिकाल में अधिकांश कवि परंपरावादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, परंतु केशवदास की कुछ कविताओं में मौलिकता नजर आती है। केशवदास की कुछ कविताओं में केशवदास की कुछ कविताओं में, कुछ में ही लिखेंगे, ठीक है। मौलिक यानी इन्होंने कुछ ऐसे, हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ चीजें तो इन्होंने सबसे पहली बार दिखाई, जैसे कुछ अलंकारों का इन्होंने पहली बार दर्शन कराया, कुछ इस तरीके की संकल्पनाओं का विकास करके उन्होंने स्वतः उन कविताओं की रचना करी जिनमें यह लगता है कि वास्तव में मौलिक कवि के रूप में। परंतु यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कुछ। सामान्यतः इनकी रचनाएं भी परंपरावादी रचनाओं के अंतर्गत ही मानी जाएंगी, परंतु हम एक भी पॉइंट को नकार नहीं सकते, कुछ रचनाएं इनकी मौलिक रचनाओं के रूप में भी हमारे सामने आती हैं। यानी कि जो पाठक वर्ग है उसके सामने कुछ रचनाएं मौलिक तौर पर भी लिखी जाती है। मौलिक का मतलब जो मूल रूप से इनके द्वारा ही रचित की गई है, या मूल रूप से जिन रचनाओं को इन्होंने एक नए दर्शन के साथ में, एक नई दृष्टि के साथ में शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कि छंद प्रयोग की दृष्टि से, छंद प्रयोग की दृष्टि से रामचंद्रिका, छंद प्रयोग की दृष्टि से रामचंद्रिका एक अद्वितीय रचना है, एक अद्वितीय यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। छंद रचना या छंद प्रयोग इतना अच्छा इन्होंने किया है यहाँ पर कि इसके सामने कोई और रचना हिंदी साहित्य में टिक नहीं पाई। रामचंद्रिका छंद प्रयोग की दृष्टि से एक अद्वितीय रचना है, अद्वितीय रचना है। हिंदी साहित्य एवं अन्य किसी साहित्य में, हिंदी साहित्य एवं अन्य किसी साहित्य में रामचंद्रिका, हिंदी साहित्य एवं अन्य किसी साहित्य में रामचंद्रिका के समान छंद नियोजन, रामचंद्रिका के समान छंद नियोजन विरले ही दिखाई देता है, विरले ही दिखाई देता है। आगे लिखेंगे
केशवदास की अन्य रचनाओं की तुलना में, केशवदास की अन्य रचनाओं की तुलना में रामचंद्रिका, अन्य रचनाओं की तुलना में रामचंद्रिका अधिक मौलिक दिखाई देती है। रामचंद्रिका अधिक मौलिक दिखाई देती है। लिख पा रहे हो स्पीड ठीक करके? आरती अभी ज्यादा नहीं हुआ है, 10 मिनट पे शुरू हुई है, अभी 7 ही मिनट हुई है। ठीक है, देख लेना, पीछे कोई बता देगा। यही हुआ है, जस्ट 1 स्लाइड। ओके, केशवदास ने रामचंद्रिका में केशवदास ने रामचंद्रिका में राजसी वातावरण, यानी राजा है एक तरफ, या तो किसी कवि ने मनुष्य बनाया है श्री राम को, ठीक है, या तो किसी कवि ने मनुष्य बनाया है श्री राम को, या किसी ने ईश्वर बना दिया है श्री राम को। ठीक है, यहां पर दोनों वातावरण एक साथ संयोजित करके हमारे केशवदास जी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो केशवदास ने रामचंद्रिका में राजसी वातावरण के साथ भक्तिमय वातावरण, राजसी वातावरण के साथ भक्तिमय वातावरण को भी दिखाया है, जो इनकी रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इनकी रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो अन्यत्र यह विशेषता यानी अन्य कहीं देखने को कम ही मिलती है। वाल्मीकि और तुलसी ने श्री राम के, हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वाल्मीकि एवं तुलसी ने श्री राम के राजसी रूप की अपेक्षा वनवासी रूप को अधिक गौरवान्वित किया है, या अधिक गौरवान्वित करते हुए दर्शाया है। किसने? वाल्मीकि ने भी वैसे ही दिखाया। उन्होंने भी, जब वो वन में जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही ग्रंथों में, जो इन दो कवियों के ग्रंथ हैं, उनमें श्री राम के राजा बने हुए या राज्याभिषेक, क्योंकि राज्याभिषेक हो रहा था तभी तो वो चले गए, तो इन्होंने मार्मिकता को ज्यादा दिखाया है इन दोनों ने, तभी तो कहा था ना केशव में मार्मिकता का अभाव है ना। तो इन्होंने
दोनों चीजें दिखाई और इन्होंने एक एक चीज ज्यादा ज्यादा महिमा मंडन किसका किया है, जो वो वन में जा रहे हैं, वन में जितना भी उन्होंने विचरण करा, युद्ध करा, जो भी परिस्थितियां आई भली बुरी, जो भी बुरी ही आई, अच्छी तो कौन सी आई। तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीजों को दर्शाया, क्योंकि मार्मिक चित्रण ज्यादा कर रहे हैं। हमारे पास में जो दो महान कवियों के मैंने नाम लिखे हैं, जिनमें एक है हमारे तुलसी महोदय और एक है वाल्मीकि जी, तो दोनों ने ही श्री राम के किसको, वन वाले रूप को ज्यादा अधिक गौरवान्वित और महिमा मंडित करते हुए दिखाया है। उसके पीछे कारण यही है कि भाई वो उसे वरीयता देते थे, और वहां पर वो जो है एक तरीके से उधर वाला बैलेंस ना करते हुए इधर ज्यादा दिखाया उन्होंने। ठीक है, लिखेंगे आगे। आगे लिखिए, यदि केशवदास के विषय में या केशवदास के वर्णन में देखा जाए, यदि केशवदास के वर्णन को देखा जाए तो अब मैंने कल भी बताया कि इनकी कई पीढ़ियां संस्कृत में प्रकांड विद्वान रही हैं, संस्कृत में प्रकांड विद्वान भी रही है। और जो केशवदास है ये स्वयं भी एक तरीके के राजसी व्यवहार में पले बड़े हैं, तो इनको वहां का निजी अनुभव था, तो ये उसको कैसे नकार देते। क्योंकि आप किसी भी कवि को देख लो, आप यदि देखेंगे यहाँ पर प्रेमचंद को, यदि देखेंगे महादेवी वर्मा को, यदि आप कबीर को देखेंगे, यदि आप जो है किसी भी कवि को देखेंगे, उस पर उसकी पर्सनल बैकग्राउंड का, उस पर उसके व्यक्तिगत परिवेश का एक असर जरूर दिखाई देगा। तो इन्होंने भी, क्योंकि ये किस तरीके के परिवेश के थे, राजसी परिवेश के थे, तो इसलिए इन्होंने राजसी परिवेश को भी काफी प्रश्रय दिया है, काफी उसका भी निर्वाह किया है। क्या लिखवाया मैंने लास्ट लाइन, केशवदास के वर्णन को देखा जाए तो, क्योंकि केशवदास स्वयं राजसी परिवेश से संबंधित थे, अतः केशवदास स्वयं राजसी परिवेश से संबंधित थे, अतः उन्होंने उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए, या उन्होंने उसकी महत्ता को मानते हुए राजसी महत्ता को मानते हुए श्री राम के राजसी रूप की गरिमा को, राजसी रूप की गरिमा को अधिक बढ़ा दिया, राजसी रूप की गरिमा को अधिक बढ़ा दिया अपने व्यक्तिगत आधारों पर। चीज समझ में आई? बताएं एक बार, सारे थोड़ा सा बताएं, रिस्पोंड करें। यहां पर बात समझ में आई कि तुलसी और वाल्मीकि की पृष्ठभूमि, वो राजा थोड़ा थे, उनकी पृष्ठभूमि के चलते उन्होंने वनवास वाले पीरियड को ज्यादा अधिक तरीके से, और क्यों? क्योंकि उन्हें श्री राम को औदात्य भी ठहराना था, श्री राम के महान स्वरूप को, कि देखो 14 वर्ष तक एक राजा का बेटा दूब पर सोता है, नंगे पैर घूमता है, कंदमूल फल खाता है, खुले आकाश के नीचे विचरण करता है, पिता की आज्ञा का पालन करता है, उस महान तपस्वी श्री राम को नमन है। समझ रहे हैं? तो यहां पर दोनों की जो भावनाएं हैं, गलत किसी की भी नहीं है, पर वर्णन किसको कहां पर कितना गौरवान्वित और महिमा मंडित करना है, यह आपके जो भी आपका वर्णन कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। बताएं एक बार, भावनाएं समझ में आई या नहीं? जी, बस आरती को समझ में आया, बाकी किसी की समझ में नहीं आया। नहीं, यही बात है। चले आगे चलेंगे। केशवदास की मौलिकता में
नायिका भेद वर्णन अलंकारों केशवदास की मौलिकता में नायिका भेद वर्णन अलंकारों आदि के प्रयोग को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, देन लिख लो। नेक्स्ट, केशवदास का आचार्यत्व, अगला हेडिंग, केशवदास का आचार्यत्व। केशवदास का आचार्यत्व लिखिए इसमें। केशवदास का आचार्यत्व किस श्रेणी का है? केशवदास का आचार्यत्व किस श्रेणी का है? बिल्कुल बिल्कुल, मूल मतलब क्या है? मूल ही है, यानी बेसिक ही है, मतलब ओरिजिनल है, मतलब कहीं से परंपरा नहीं है। मैं अगर आपको कहूं कि आपके विचार मौलिक नहीं है, यानी अपने नहीं है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, समझ रहे? तो मौलिक का मतलब आपके अपने, पर्सनल, व्यक्तिगत, राइट। चलिए, केशवदास के आचार्यत्व किस श्रेणी का है? किस श्रेणी का है? किस श्रेणी का है? इस पर उनकी 3 ग्रंथों, इस पर उनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथों कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं छंदमाला के आधार पर, छंदमाला के आधार पर विचार किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। बिल्कुल तरुण, वेरी नाइस। छंदमाला, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला पर विचार किया जा सकता है, यानी इनके आधार पर देख करके बताया जा सकता है कि भाई तुम किस श्रेणी के आचार्य हो भी कि नहीं हो। ठीक है, अब इसमें ये जो है ये मिली ही नहीं है आज तक। लिखे इसमें कि जिसमें से छंदमाला को प्राप्त नहीं किया जा सका है। कुछ छंद उन मिले हैं इसके, ऐसा नहीं है ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, कुछ छंद वंद मिले हैं इसके, पर जैसे पूरे के पूरे आधे जो आलोचक है उन्होंने तो कई सारी रचनाओं पर ये कहा है कि ये छिटपुट छंद उन लिख दिए इन्होंने, कोई ग्रंथ पंथ लिखा नहीं है। तो आलोचक तो खैर कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। तो लिखे इसमें कि कवि प्रिया मूल रूप से अलंकारों, कवि प्रिया मूल रूप से अलंकारों का ग्रंथ है। वहीं रसिक प्रिया रसों से परिपूर्ण, वहीं रसिक प्रिया रसों से पूर्ण
ग्रंथ है। आगे लिखेंगे कि यदि रसिक प्रिया ग्रंथ का विश्लेषण किया जाए, यदि रसिक प्रिया ग्रंथ का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है, यदि रसिक प्रिया ग्रंथ का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है, जैसे माना यह जाता है ना कि 9 रस होने चाहिए किसी रचना में, तो यहां पे केवल श्रृंगार है। ठीक है, यदि रसिक प्रिया ग्रंथ का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है, तो ज्ञात होता है कि इसमें केशवदास केवल श्रृंगार रस को ही वर्णित कर पाए हैं। यदि, अगली लाइन से लिखिएगा, यदि केशवदास की कवि प्रिया, यदि केशवदास की कवि प्रिया रचना को देखें तो वहां यमक तथा उपमा अलंकारों में नयापन दिखाई देता है। तो वहां यमक तथा उपमा अलंकारों में नयापन दिखाई देता है, नयापन दिखाई देता है। लिख लिया, आगे चलें। अब लिखें इसमें कि भारतीय काव्यशास्त्र में आचार्य की श्रेणी, काव्यशास्त्र में आचार्य की श्रेणी के अंतर्गत 3 श्रेणियों की व्याख्या की गई है। आचार्य की श्रेणी के अंतर्गत 3 श्रेणियों की व्याख्या की गई है। पहली श्रेणी आपको पता ही है, फिर भी थोड़ा सा लिख लो क्योंकि हर एक उत्तर अलग अलग है। पहली श्रेणी में वे आचार्य आते हैं, पहली श्रेणी के अंतर्गत वे आचार्य आते हैं जिन्होंने किसी मौलिक सिद्धांत या दर्शन, जिन्होंने किसी मौलिक सिद्धांत या दर्शन का उद्भव किया हो, इसमें कोई संदेह नहीं, फुल स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं, फुल स्टॉप के बाद इसमें कोई संदेह नहीं कि पहली श्रेणी के अंतर्गत, किसमें विशाल, किसमें आप एग्जाम्पल की वो कर रहे हैं, बताएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पहली श्रेणी के अंतर्गत केशवदास का कोई स्थान नहीं है। कोई ऐसा मौलिक सिद्धांत थोड़ा दे का कोई स्थान नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई
संदेह नहीं कि पहली श्रेणी के अंतर्गत पहली श्रेणी के अंतर्गत केशवदास का कोई स्थान नहीं है, विदाउट एनी डाउट। ओके, किस में एग्जाम्पल मेरी समझ में नहीं आया विशाल, बताना थोड़ा सा। लिख लिया भाई, ये तो आप लोगों को क्लियर है कि पहली श्रेणी के अंतर्गत तो ये अध्यापक बन नहीं पाएंगे, यानी आचार्य बन नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा, द्वितीय श्रेणी के अंदर द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ऐसे आचार्य आते हैं जिन्होंने रीतिकाल में कैसा एग्जाम्पल विशाल, आइए, टोटली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रीतिकाल में कैसा एग्जाम्पल, मतलब अभी रीतिकाल पढ़ रहे हैं, रीतिकाल में कई सारे कवि आएंगे और फिर उनकी रचनाएं आएंगी, है ना। आप क्या पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा रिलेट करके बताएं। अगर आपको कोई भक्ति काल या आदिकाल का कोई ऐसा याद हो जिससे आप रिलेट कर सके, वो मुझे सवाल समझ में नहीं आया एक्चुअली। रीतिकाल में एग्जाम्पल कैसा, हाँ मुझे समझ नहीं आया, उसको थोड़ा बताएं। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ऐसे आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य की कोई मौलिक व्याख्या की हो, काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की हो, काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की हो। इस श्रेणी में भी केशवदास फिट नहीं बैठते हैं। अच्छा, उत्तरकांड में जैसे लिखे थे वैसे बोल रहे हो? बिल्कुल है, जब हम कवियों को पढ़ेंगे ना तो उनके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, पढ़ेंगे उनको भी। ठीक, समझ। यही पूछना चाह रहे थे विशाल। केशवदास क्या बोला? चलो तीसरा, आचार्यत्व की तीसरी श्रेणी में वे शिक्षक आते हैं जिन्होंने जटिल काव्य के जटिल अंगों, हाँ इसमें लिखेंगे विशाल, अभी बिहारी को पढ़ेंगे तब लिखें। ठीक है, जिन्होंने काव्य की जटिल रचनाओं को सरल और सुगम भाषा में विस्तार से अर्थ सहित समझा दिया हो। ठीक है, विस्तार से अर्थ सहित समझा दिया हो। लिख लिया? लिखिए आगे। आगे लिखेंगे। केशवदास की रचनाएं, पहली लिखे, पहली रसिक प्रिया,
रसिक प्रिया, रसों का चित्रण करने वाला, रसों का चित्रण करने वाला यह ग्रंथ, रसों का चित्रण करने वाला यह ग्रंथ जिसमें मुख्य तौर पर केशवदास ने श्रृंगार रस का वर्णन व्यापक स्तर पर किया है, व्यापक स्तर पर किया है। लिख लिया, व्यापक स्तर पर किया है। रसिक प्रिया केशवदास की पहली कृति है या पहली रचना है जो उनके आचार्यत्व की पुष्टि करती है तथा भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालती है। यानी आगे भी कुछ करेगा ये आदमी, इस पे प्रकाश डालती है। ठीक है, भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालती है या संभावनाओं का संकेत करती है, जो लिखना है लिखना। दूसरा, कवि प्रिया, दूसरी रचना है इनकी कवि प्रिय रचना लिखे। कवि प्रिया केशवदास के साहित्यिक जीवन में रसिक प्रिया के बाद केशवदास के साहित्यिक जीवन में रसिक प्रिया के बाद एक प्रतिष्ठित मोड़ आ चुका था, यानी एक स्थान पर बैठ चुके थे। एक प्रतिष्ठित मोड़ आ चुका था।
परंतु परंतु कविप्रिया ने उससे भी कहीं अधिक, परंतु कविप्रिया ने उससे भी कहीं अधिक योगदान दिया, योगदान दिया। नेक्स्ट तीसरा नंबर रतन बावनी, एक रचना है इनकी, रतन बावनी, लिख ले। लिखें इसमें, रतन बावनी। केशवदास की वीर गति को संज्ञा देने वाली प्रारंभिक रचनाओं में शामिल केशवदास की वीर गीत को एक तरीके से, जैसे अभी श्रृंगार को लेके आए थे ना, अब इसमें वीर रस को इन्होंने काफी वो दिया। राजा रतन सेन और अकबर सबकी कहानी है, और वीर गति को जो वीरता के लिए जो गीत एक वीर गाता है, जैसा आदिकाल में हम देख रहे थे, वो इसमें इन्होंने डाला है। रतन बावनी यानी केशवदास की वीर गीत को संबोधित या वीर गीत का निर्वाह करने वाली वीर गीत का बस, परंतु कवि प्रिया ने उससे भी कहीं अधिक योगदान दिया, यही तो है जी। बिल्कुल, थैंक यू तरुण। देखो तरुण एकदम लिख लेता है, तुम लोग पता नहीं क्या कहते हैं। लिखे इसमें, पूजा में लिख लिया। चलो इसमें लिखो आगे, रतन बावनी में केशवदास ने रतन बावनी में केशवदास ने रतन बावनी में केशवदास ने अकबर एवं ओरछा के शासक राजा रतन सेन, अकबर एवं ओरछा के शासक राजा रत्न सेन, राजा रत्न सेन के मध्य, राजा रत्न सेन के मध्य युद्ध का वर्णन किया है। वीर गीत समझते हैं आप लोग, है ना? वीरता के लिए जो गीत गाए जाते हैं, उठो जागो और बढ़ो अपने लक्ष्य की तरफ,
या फिर जो युद्ध हुआ करते थे, जैसे जो राजपूत राजा थे, या अगर नॉन मुस्लिम राजाओं की बात करें तो ये था कि हमें घुटने नहीं टेकने हैं। जैसे आपने कुछ ऐसे राजाओं के नाम सुने होंगे, कुछ ऐसे शासकों के नाम सुने होंगे जो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। कई ऐसे लोग आपने आधुनिक भारत के अंदर भी सुने होंगे जिन्होंने अंग्रेजों की गोलियां नहीं खाई, उससे पहले ही उन्होंने अपनी प्राण खुद से ही न्योछावर कर दिए। आप कुछ ऐसे लोगों के भी नाम सुनोगे जो खुद सुसाइड कर लिए। तो यानी कि यहां पर ये क्या है, ये हमारी मातृभूमि के लिए हमारा एक बलिदान है, ऐसा विश्वास रखते थे लोग। आज भी यदि आप कुछ सेनाओं के अंदर जाएंगे और वहां पर जाकर के आप वर्दी की अहमियत को उनसे पूछेंगे तो उनके लिए वह जस्ट एक नौकरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है नौकरी हो, ठीक है, हो सकता है नौकरी हो, परंतु कुछ लोगों के सामने वह न केवल एक नौकरी अपितु पूरे देश की एक, हम इस देश के निवासी हैं, यानी भारतीय हैं, यह गौरव है हमारे लिए, यह गर्व है हमारे लिए। तो आप उनसे यदि जाकर के पूछेंगे कि आपको खाना कैसा मिलता है, सियाचिन में इतना माइनस में रहते हो क्यों, तो ये कहेंगे कि ये मेरे भारत की सुरक्षा का सवाल है, मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं। आप कई सैनिकों को देखोगे, एक मैंडेटरी कंडीशन होती है कि सियाचिन में या जो बॉर्डर्स हैं उधर जम्मू वाले, उन पर मैंडेटरी तरीके से हमें पोस्टिंग लेनी होती है सैनिकों को, मतलब मैंडेटरी होती है वह चीज, 1 साल 2 साल 2.5 साल, कुछ ऐसे अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग है। कुछ लोग उसे लेने में गौरव महसूस करते हैं कि मुझे आज ही दे दो पोस्टिंग, मैं वही रहना चाहता हूं, यानी कि दे आर फीलिंग वेरी प्राउड टू बी इंडियन, राइट। तो ये क्या है कि हम वीरता के गीत गाते गाते, जैसे भगत सिंह ने क्या किया, भगत सिंह ने जाकर के फांसी के फंदे चूम करके, चाहते तो भाग सकते थे, बम फोड़कर वहीं खड़े रहे, अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते थे, खुद गिरफ्तार हुए और खुद ही 23 वर्ष की अवस्था में, बताओ यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे बच्चे 23 वर्ष में कि हमें करना क्या है जीवन में, वो फांसी पर झूल गए। तो यानी कि वो वीरता के गीत गाते गाते, है ना, क्या गा रहे थे, वो इस तरीके के गीत गा रहे थे जिन्हें सुनकर के आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि यदि किसी दुश्मन ने कभी अटैक किया तो हम सब अपनी जान लेकर के हथेली पर, न केवल कहने के लिए अपितु हम वहां पर चले जाएंगे, समझ रहे हैं। तो यानी कि जो वो लोग थे, वो जो युवा थे, वो जो 23 22 21 साल के लोग थे, आप देखेंगे 14 साल के बच्चों ने उस समय पर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए हैं। आप यदि कभी मुजफ्फरपुर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रफुल्ल चाकी जैसे जो लोग हैं, और एक और नाम अभी मिस हो गया दिमाग से, तो उनके आप नाम देखेंगे तो वो छोटे छोटे बालक हैं, युवा भी नहीं हुए हैं। तो इतनी क्या उनके अंदर इतना भर गया है। तो वही चीजें यहाँ पर भी आप देखेंगे कि घास की रोटी हमारे शासक खा रहे हैं, परंतु पराधीन नहीं होना चाहते हैं, स्वाधीन रहना चाहते हैं, अपनी आजादी को वो अपने ही हाथ में, यानी कि हम यदि हमारे देश में हम राज नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को, यदि कोई दूसरा बल के आधार पर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है या वो हमारे देश में बस गया है आकर के, तो उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, कभी पीठ में गोली नहीं खाएंगे, आगे खाएंगे, आओ मारो, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि मरना तो सबको ही है एक दिन, है ना, मरना तो सभी को है एक दिन। तो ये सब चीजें हैं। लिखे इसमें कि अकबर एवं मोर्चा के शासक राजा रत्नसेन के बीच युद्ध का वर्णन है। केशवदास ने रतन बावनी रचना में वीरता के भाव को केंद्र में रखकर, खुदीराम बोस, वेरी नाइस, वेरी गुड जी, वीरता के भाव को केंद्र में रखकर रचना की है, या रतन बावनी रचना में वीरता के भाव को केंद्र में रखा है, तथा यानी सेंटर क्या है, सेंटर में क्या, कौन सा यहाँ पर है, वीर रस है, सेंटर में क्या है, वीर रस है। रत्न बावनी रचना में वीरता के भाव को केंद्र में रखा है तथा रत्नसेन के सेना सहित
रत्नसेन के सेना सहित आत्म बलिदान, आत्म बलिदान, क्योंकि कई बार दुश्मन की सेनाएं, दुश्मन की फौजें इतनी बड़ी हुआ करती थी कि चंद मुट्ठी भर लोग उनके सामने कुछ नहीं होते थे, परंतु वो लड़ते थे, वो भागते नहीं थे, वो भागते नहीं थे, वो क्या करते थे, वो लड़ते थे, अंतिम सांस तक लड़ते थे। समझ रहे हैं? एक मूवी आई उसकी, अक्षय कुमार की, नाम याद नहीं आ रहा, नाम ही आजकल याद नहीं रहते मुझे, नहीं उसमें वो है केसरी, शायद मूवी है केसरी, उसमें वो इतने से लोग हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, मर जाते हैं, ऑब्वियसली मर जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी फौजें खड़ी हैं सामने टैंक लेकर के, वो तलवार के बल पर, छोटे छोटे हथियारों के बल पर कैसे लड़ेंगे, पर लड़ते हैं और दुश्मन को धूल चटा देते हैं, दिखा देते हैं कि पावर, हथियार और मानव बल केवल यही जरूरी नहीं होता है किसी जीत को जीतने के लिए या किसी को हराने के लिए। समझ रहे? तो रत्नसेन के सेना सहित आत्म बलिदान को ओजस्व या ओजस्वी प्रकार से वर्णन किया है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ओजस्वी प्रकार से वर्णन किया है। नेक्स्ट, देखेंगे 12 मासा अगली रचना है। लिखिए इसमें, इस रचना में नाम के अनुरूप, इस रचना में नाम के अनुरूप केशवदास ने, इस रचना में नाम के अनुरूप केशवदास ने 12 मासों यानी 12 महीने का, जनवरी फरवरी चैत्र शुक्ल मास जो भी है, ठीक है, पोह महा ऐसा वाला सब ऋतुओं का जो 12 मासा होता है, उसमें जितने कवि लिखते हैं ना, वो विरह का वर्णन करते हैं। विरह, कुछ ऐसे महीने आते हैं जैसे चकवा चकवी का वर्णन किया जाता है, जो नागार्जुन जी है वो करेंगे। नागार्जुन जी इसलिए चकवा चकवी का वर्णन करते थे क्योंकि वो स्वयं घूमते रहते थे, घुमंतु प्रकार के थे, उन्हें अपनी पत्नी की याद आती थी कुछ महीनों में, है ना। जैसे बारिश होती है तो कैसे रोमांस करने के महीने होते हैं, यदि कोई प्रेमी या प्रेमिका दूर है तो उन्हें अभाव लगता है, एक दूसरे का कमी लगती है, न्यूनता सी लगती है, समझ रहे, जीरो। तो 12 मासा की जो कविताएं होती हैं या जो भी रचनाएं होती हैं, उनमें ज्यादातर विरह का वर्णन किया जाता है। विरह पास है तो कोई दिक्कत नहीं। विरह 12 मासा रचना में नाम के अनुरूप 12 माह का वर्णन किया गया है, 12 माह का वर्णन किया गया है। इस रचना में केशवदास ने विरह वर्णन की अपेक्षा, विरह वर्णन की अपेक्षा प्रकृति निरूपण पर बल दिया, यानी प्रकृति कैसी है, क्या है, नेचर का वर्णन किया। विरह वर्णन की अपेक्षा प्रकृति निरूपण पर बल दिया। देखिए आगे, इस रचना में हो गया प्रकृति निरूपण, ठीक है। आगे देखेंगे, छंदों के अंत में नायिका आ गई। नायिका नायक को परदेश जाने से रोकती हुई नजर आती है। छंदों के अंत में नायिका नायक को परदेश जाने से रोकती हुई
नजर आती है। कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर कुछ वर्णनों के अंतर्गत, कुछ वर्णनों के अंतर्गत नायिका विरहणी के रूप में, नायिका विरहणी के रूप में, विरहणी के रूप में काम वेदना, लिखें, काम वेदनाग्रस्त, काम काम वेदनाग्रस्त भी दिखाई देती है। बारहमासा रचना को लेकर, बारहमासा रचना को लेकर, बारहमासा रचना को लेकर केशवदास पर, केशवदास पर आक्षेप लगाया जाता है, आक्षेप लगाया जाता है कि यह इनकी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, यह इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, अपितु अपितु इनकी रचना कविप्रिया का ही एक अंश, अपितु इनकी रचना कविप्रिया का ही एक अंश है। छंदमाला, 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 केशवदास की इस रचना में छंद वर्णन है, छंद वर्णन है, केशवदास की इस रचना में छंद वर्णन है। यह रचना केशवदास के आचार्यत्व को और ज्यादा पुष्ट करती है। यह रचना केशवदास के आचार्यत्व को और पुष्ट करती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, लिखें इसमें, लिखें इसमें, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में केशवदास ने शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक शांत रस का प्रयोग किया है, शांत रस का प्रयोग किया है। इस रचना में या इस ग्रंथ में केशवदास ने शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक शांत रस का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत उनके द्वारा वैराग्य, उनके द्वारा वैराग्य एवं ज्ञान प्राप्ति, वैराग्य
एवं ज्ञान प्राप्ति, वैराग्य एवं ज्ञान प्राप्ति जैसे दर्शनों पर बल दिया गया, जैसे दर्शनों पर बल दिया गया। अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे जहांगीर जस चंद्रिका। नेक्स्ट, जहांगीर जस चंद्रिका लिखें। केशवदास केशवदास उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने मुगल काल के स्वर्ण काल को मुगल काल के स्वर्ण काल मुगल काल के स्वर्ण काल को बहुत करीब से देखा है। मुगल काल के स्वर्ण काल को बहुत करीब से देखा है। इन्होंने अकबर एवं उनके पुत्र, नाम क्या था अकबर के पुत्र का? अकबर के पुत्र का नाम जरा बताओ, इतिहास टेस्टिंग बताओ बराबर से। अकबर एवं उनके पुत्र, जी बताएं। अकबर एवं उनके पुत्र बताएंगे। अकबर एवं उनके पुत्र जहांगीर, वेरी गुड, जहांगीर के शासनकाल को प्रत्यक्ष रूप में देखा है, प्रत्यक्ष रूप में देखा है। लिखें लिखें इसमें जहांगीर जस चंद्रिका में केशवदास ने जहांगीर जस चंद्रिका में केशवदास ने
जहांगीर जहांगीर तथा जहांगीर तथा ओरछा नरेश वीर सिंह ओरछा नरेश वीर सिंह ओरछा नरेश वीर सिंह के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों का ऐतिहासिक वर्णन किया है। ऐतिहासिक वर्णन किया है। जहांगीर का अकबर से विरोध होने पर ओरछा राज्य के शासक वीर सिंह ने जहांगीर को शरण दी थी। अतः जहांगीर के ओरछा राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध थे। इन संबंधों का वर्णन ही केशवदास की इस पुस्तक में किया गया है। रीतिकाल के एक अन्य महान कवि हैं पद्माकर जी। 1753 से 1833 तक 1753 से 1833 तक रहे हैं। पद्माकर जी भी रीतिकाल के एक लास्ट फेज के अंदर आए एक महान कवि हैं, जिन्होंने रीतिकाल की प्रवृत्तियों और उसकी जो विचारधाराएं हैं उनको बेस करते हुए काफी सारी, जैसे गंगा लहरी आदि रचनाओं को रचा। महान योगदान रीतिकाल के अंदर पद्माकर जी का। टिप्पणी पूछ लेता है कई बार, ठीक है, लिख लीजिए। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम दौर के कवि हैं। पद्माकर, लिखे फटाफट से, पद्माकर रीतिकाल के अंतिम दौर के कवि। ठीक है, लिखे नेक्स्ट। यहां पर भाई रीतिकाल के हैं तो राजाश्रय पाया होगा। इनके द्वारा 10 राज दरबारों में राजाश्रय पाया गया। 10 राज दरबारों में राजाश्रय पाया गया, जिसमें रहते हुए इन्होंने अपनी प्रमुख रचनाओं को रचा। इनकी लगभग प्राप्त रचनाओं में कुल
में कुल 11 रचनाएं प्राप्त हैं। कुल 11 रचनाएं प्राप्त हैं। पद्माकर जी की पद्माकर जी की पद्माकर जी की मूल विशेषता पद्माकर जी की मूल विशेषता श्रृंगार श्रृंगार तथा तथा रीति विवेचन में तथा रीति विवेचन में परिलक्षित होती। परिलक्षित होती है। डन। नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे परिलक्षित होती है। पद्माकर कवि का भाव पक्ष पद्माकर या कवि पद्माकर का भाव पक्ष लिखे। भाव पक्ष में फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी लिखे, 10 मिनट में से खत्म कर कहानी। पद्माकर सामान्यतः श्रृंगार के कवि हैं। पद्माकर सामान्यतः श्रृंगार के कवि हैं। इनके द्वारा रची गई रचनाओं में इनका श्रृंगार देह पक्ष को उजागर करता है। देह पक्ष के सौंदर्य को उजागर करता है। देह पक्ष के सौंदर्य को उजागर करता है। पद्माकर के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में पद्माकर के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में नायिका के अंगों की शोभा, नायिका के अंगों की शोभा, भोग विलास, नख शिख वर्णन, शारीरिक सुंदरता का वर्णन, किया गया है। डन। लिखेंगे इसमें लिखिए आगे। लिख लिया।
लिख लिया। लिखिए इसमें कि पद्माकर ने श्रृंगार वर्णन में संयोग तथा वियोग वर्णन को त्योहारों के साथ जोड़ दिया है। त्योहारों के साथ जोड़ दिया है। लिखिए इसमें कि पद्माकर के द्वारा वर्णित राधा कृष्ण से संबंधित पद्माकर के द्वारा वर्णित राधा कृष्ण से संबंधित संबंधित पद लिख लें। पद होली के त्योहार को जीवंत कर देता है। होली के त्योहार को जीवंत कर देता है। लिखे इसमें, इन्होंने लिखा है या अनुराग यानी कि एक प्रकार का लगाव, कि फाग तो समझते होगे ना, फाख लखो जह राजत राग किशोर किशोरी। ठीक है, होली में क्या हो रहा है? होली में नायक और नायिका यानी किशोर और किशोरी आपस में अनुराग कर रहे हैं, और गोरिन के संग यानी लड़की नायिका गोरिन के रंग भीजोगी यानी भीगेगी, सांवरो यानी सांवरा लड़का, ठीक है, यानी कन्हैया या फिर अन्य जो ग्वाल बाल हैं, सांवरे के रंग भीजोगी यानी भीगेगी कौन? गौरी। डन हो गया। यहाँ पर क्या? या अनुराग की फाग लखो जह राजत राग किशोर किशोरी, गोरिन के रंग भीजोगी सांवरो, सांवरो के रंग भीजोगी गोरी। तो जीवंत बना दिया है होली के त्योहार को हमारे पद्माकर महोदय ने। यहीं पर लिखे आगे कि पद्माकर के, अरे लिख लिया क्या? लिख लो फटाफट से, लिख लिया। आगे लिखेंगे, आगे नेक्स्ट लाइन, लिख लिया। नोट कर लो तो बताना।
डन। आगे लिखे, पद्माकर ने श्रृंगार वर्णन, पद्माकर ने श्रृंगार वर्णन में संयोग का, पद्माकर ने श्रृंगार वर्णन में संयोग का वर्णन, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, वियोग को भी दर्शाएंगे, ऊपर लिखा मैंने, वियोग को भी दर्शाते हैं, त्योहारों से जोड़ देते हैं, प्रकृति से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पद्माकर ने श्रृंगार वर्णन में संयोग, संयोग के समान ही, संयोग के समान ही वियोग को भी, वियोग को भी गहरे, गहरे रूप में दर्शाया है, गहरे रूप में दर्शाया है। कवि ने, कवि ने नायिका, कवि ने नायिका के विरह को, नायिका के विरह को प्रकृति, नायिका के विरह को प्रकृति की उदासी, प्रकृति की उदासी तथा, तथा हृदय में खालीपन, तथा हृदय में खालीपन के माध्यम से दर्शाया है, हृदय में खालीपन के माध्यम से दर्शाया है। प्रकृति उदास है, प्रकृति क्या है, उदास है, हृदय खाली है। क्या कह रही है नायिका, पावस यानी बारिश, पावस बनाओ तो, बनाओ तो न विरह बनाओ, यानी पद्माकर जी कहते हैं कि भाई प्रकृति में जो बारिश है, यदि तुम बारिश को बना रहे हो, प्रकृति यदि तुम बारिश कर रही हो, तो प्रेमी और प्रेमिका साथ में होने चाहिए, विरह नहीं होना चाहिए। पावस बनाओ तो न विरह बनाओ, जो विरह बनाओ, जो विरह बनाओ तो न पावस बनाओ, तो न पावस बनाओ। यदि तुम विरह बनाओगे तो हे प्रकृति फिर तुम पावस ना बनाओ, या तो विरह बनाओ या तो पावस ही बनाओ, पावस और विरह दोनों एक साथ मत बनाओ। जब जब बारिश होती, 12 मासा में भी यही है, ऋतुकाल है ना, तो उसमें पर इसने ज्यादा प्रकृति को संबल दे दिया है। तो यानी कि यहाँ पर जब जब बारिश होगी तो विरह की वेदना और ज्यादा गहरी होती चली जाएगी। तो समझ में आया क्या कहना चाहते हैं, आगे बनाएं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि श्रृंगार के अंतर्गत संयोग एवं वियोग का वर्णन जिस प्रकार पद्माकर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है, अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है, इस प्रकार का वर्णन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक आध बच्चा आंसर भी दे दिया करो भाई, ठीक है। इस प्रकार का वर्णन हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार या तो कतई रुला ही दिया है जहां पर विरह हुआ है, प्रकृति से जोड़ना, जीवंतता दिखाना, ठीक है, ऐसा अन्यत्र दुर्लभ ही दिखाई देता है। आगे लिखेंगे, डन। नेक्स्ट, समझ में आ रही है बात? पद्माकर की रचनाओं में शिल्प पक्ष, पद्माकर की रचनाओं में शिल्प पक्ष,
शिल्प पक्ष। लिखे, शिल्प में क्या होगा, इनकी भाषा होगी, अलंकार होंगे, ठीक है, रस होंगे। इनकी भाषा ब्रज, इनकी भाषा ब्रज भाषा। सो वो गए क्या, तोलिए सब, अनिकेत, शिवानी, आरती, मनोरमा, अभिषेक, विशाल, शिवानी है, सब सो गए। इसे सुबह में रख लेते, सुबह सुबह 5 बजे क्लास हो तो हो जाया करना। फिर लिख लिया। पद्माकर की रचनाओं में शिल्प पक्ष, इनकी भाषा ब्रज भाषा है, जो जो सहज तथा सरल, जो सहज तथा सरल, जो सहज तथा सरल के स्तर पर, के स्तर पर सधी हुई नजर आती है, सधी हुई नजर आती है, सधी हुई नजर आती है। इनकी रचनाओं में, इनकी रचनाओं में शब्दावलियों का सुंदर बिंब नजर आता है, इनकी रचनाओं में शब्दावलियों का सुंदर बिंब नजर आता है। लोक चेतना, लोक चेतना को बढ़ाने हेतु, बढ़ाने हेतु इन्होंने लोकोक्तियों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग कर अपनी रचनाओं को जीवंत बनाया है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग कर अपनी रचनाओं को जीवंत बनाया है, जीवंत बनाया है। साथ ही, साथ ही, साथ ही अलंकारों का सफल प्रयोग, अलंकारों का सफल प्रयोग पद्माकर की रचनाओं को, सफल प्रयोग पद्माकर की रचनाओं को पद्माकर की रचनाओं को अलंकृत करता है, अलंकृत करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बताओ एक बार फटाफट से, एक बार बताओ। कल जो है बिहारी को देखेंगे, बिहारी जी। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है आपकी कि हमें बिहारी को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में देखना है, पेपर 1 और पेपर 2, तो इनको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत? बताएं एक बार फटाफट से, बताएं फटाफट से, अपने क्वेरीज को पुट करें। 1 मिनट 2 मिनट है आपके पास में, बताएं। बताओ भाई, कहीं पर कोई दिक्कत? हाँ, ऑल क्लियर, वेरी गुड। प्रियंका और अभिषेक 2 बच्चों क्लियर है, बाकी को डाउट है। बाकी अपने डाउट बताएं फिर। भाई बता दो विक्रम को इथिक्स में कितने महीने लग गए, जल्दी से बता दो इनको।
बहुत परेशान है एकदम। नहीं, जी, उत्तरकांड करा दूंगी। जैसे मनोरमा थोड़ा सा इसमें रीतिकाल मुझे याद है, इस बार याद है इस बार। ठीक है, जूम सेशन अभिषेक हम सैटरडे को लेंगे। ठीक है, जूम सेशन सैटरडे को लेंगे। ठीक है, डेफिनेटली सैटरडे को लेंगे। और बीच बीच में काफी गैप आया जूम सेशन में, नहीं तो मैंने तो बोला ही था आपको कि इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो बीच में जाना वाना ये वो, है ना, 50 तरीके काम हो गए, जिसके कारण थोड़ा गैप आया ना। सैटरडे को हमारा ये सारी चीजें रहेंगी। 7 महीने लग गए, बाप रे। चलिए, कौन से कवि रहे आदिकाल के, थोड़ा सा बताएंगे विक्रम मुझे, कौन से कवि रहे? एक बार मुझे मेल कर देना भाई। ठीक है, उत्तरकांड तो मुझे याद है। ठीक है, चलिए, कल लेंगे क्लास। थैंक यू सो मच।